दिल्ली शहर के नजदीक एक छोटी सी बस्ती में पंखुड़ी अपने माता पिता के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। पंखुड़ी के माता पिता बहुत गरीब थे। वो दोनों मजदूरी का काम किया करते थे। वहीं 10 वर्ष की पंखुड़ी नजदीक के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। पंखुड़ी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। घर में सुख सुविधा मौजूद न होने के बावजूद भी पंखुड़ी बहुत खुश रहा करती थी। ऐसे ही उनका जीवन बीत रहा था। एक बार की बात है, संडे का दिन था। पंखुड़ी सोकर उठी ही थी, तभी माँ देविका उसके पास आई और बोली, पंखुड़ी बिटिया, मैंने खाना बना दिया है, हाथ मुंह धोकर खा लेना। मैं और तेरे बाबा काम पर जा रहे हैं। आज हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम अपना ध्यान रखना। अच्छा ठीक है माँ, पर आप जल्दी लौट आना, क्योंकि आपको पता है ना, कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है। ठीक है बिटिया, हम जल्दी लौट आएंगे। और मुझे याद है तेरा जन्मदिन, तुम समय पर खाना खा लेना और अपनी पढ़ाई करना। इतना बोलकर पंखुड़ी के माता पिता काम पर चले गए। वहीं दूसरी ओर पंखुड़ी नहा धोकर खाना खाकर अपनी पढ़ाई करने लगी। ऐसे ही काफी समय बीत गया और देखते ही देखते रात हो गई, लेकिन पंखुड़ी के माता पिता वापस नहीं लौटे। ये देख पंखुड़ी परेशान हो गई। अब तो रात भी हो गई है, पर माँ बाबा अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या करूँ? ये कहते हुए पंखुड़ी घर के आंगन में उदास बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर एक आदमी घबराता हुआ आया और बोला, अरे पंखुड़ी बिटिया, मेरे साथ जल्दी चलो हॉस्पिटल। क्या हुआ काका, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? बिटिया, तेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है। दोनों अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ये सुनते ही पंखुड़ी की आँखों के आगे अंधेरा छा गया और वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंची। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने माता पिता का मृत शरीर देखकर पंखुड़ी फूट फूट कर रोने लगी। माँ, बाबा, आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? मुझे अपने पास बुला लो बाबा। मैं आप दोनों के बिना कैसे जीऊंगी? ये कहते हुए पंखुड़ी अपने माता पिता के मृत शरीर से लिपट कर रोने लगी। फिर उसके बाद नम आँखों के साथ पंखुड़ी ने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया। फिर दुखी मन से वो घर लौट आई। कुछ दिन बीत जाने के बाद आज पंखुड़ी का बर्थडे होता है, लेकिन अब उसके माता पिता ही उसके साथ नहीं थे। तभी घर की मालकिन सारिका पंखुड़ी के पास आई और बोली, सुन लड़की, अब तो मेरा घर खाली कर दे, अपना कोई और ठिकाना ढूंढ ले। आंटी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अभी अभी तो मेरे माता पिता की मृत्यु हुई है। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं कि दूसरा घर किराए पर ले सकूं। तभी तो मैं तुझे घर खाली करने को कह रही हूँ। आज ही मैं दूसरा किराएदार रख रही हूँ। तुझ भिखारन से तो किराया मुझे मिलने से रहा। चल जल्दी से मेरा घर खाली कर। नहीं नहीं आंटी जी, प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझ पर दया कीजिए। लेकिन सारिका ने पंखुड़ी की एक नहीं सुनी और गुस्से से बोली, तो यहाँ से जाती है कि नहीं, या फिर धक्के मार कर तुझे बाहर निकालूं? पंखुड़ी ने बहुत विनती की, लेकिन सारिका ने पंखुड़ी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बेचारी अनाथ और बेसहारा पंखुड़ी भूखी प्यासी यहाँ वहाँ भटकने लगी और लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। काफी देर चलते चलते पंखुड़ी थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई।
तभी उसे कुछ दूरी पर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो कराह रही थी। उनके पैरों में चोट लगी थी। ये देख पंखुड़ी उनके पास आई और बोली, अरे अम्मा, आपके पैर में तो चोट लगी है और खून भी निकल रहा है। ये कहते हुए पंखुड़ी ने फटाफट से अपने पहने हुए कपड़े का एक सिरा फाड़कर बूढ़ी अम्मा की चोट पर बांध दिया। ये देख बूढ़ी अम्मा बोली, अरे बेटिया, तुमने मुझ अजनबी के लिए अपना कपड़ा खराब क्यों कर लिया? कोई बात नहीं अम्मा, कपड़ा ही तो है। आपकी चोट से खून निकल रहा था, देखो अब खून निकलना बंद हो गया है। मेरे माँ बाबा ने सिखाया है हमेशा हमें दूसरों की हर संभव मदद करनी चाहिए। पंखुड़ी की ये बात सुन बूढ़ी अम्मा खुश होते हुए बोली, बेटी, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। अच्छा अम्मा, अब मैं चलती हूँ। पंखुड़ी के इतना बोलते ही वो बूढ़ी अम्मा एक परी के रूप में बदल जाती हैं। अरे आप तो एक परी है ना? मुझे आपकी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। हाँ बेटा, मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। मैं यहाँ पृथ्वी पर गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने आती हूँ। अच्छा बताओ, तुम इतनी उदास क्यों हो? परी जी, मैं आपको क्या बताऊं? मेरे माता पिता मुझे कुछ दिनों पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए और देखो आज मेरा बर्थडे है, लेकिन मेरा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसके साथ मैं खुशी से अपना बर्थडे मना सकूं। बेटा तुम उदास मत हो, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए ये लो मेरी तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। इस लहंगे को तुम रख लो, तुम इस लहंगे को पहन लेना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पंखुड़ी इतना सुंदर लहंगा पाकर बहुत खुश होती है और परी का धन्यवाद करती है। तभी अचानक वो परी वहाँ से गायब हो गई। ये देख पंखुड़ी को कुछ समझ में नहीं आया। अरे परी जी कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। तभी उस लहंगे में से एक आवाज आई, पंखुड़ी आप सोच क्या रही हो? जल्दी से मुझे पहन लो, फिर देखो मेरा कमाल। अरे ये आवाज कहाँ से आई? पंखुड़ी, मैं तुम्हारे बर्थडे का जादुई लहंगा बोल रहा हूँ जो तुम्हें उस परी ने दिया है। आप ज्यादा सोचो मत और फटाफट से मुझे पहन लो और जो तुम्हारी इच्छा हो वो मुझसे मांग लेना। पंखुड़ी ने फौरन वो जादुई लहंगा पहन लिया। जादुई लहंगा पहनते ही पंखुड़ी बोली, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, बहुत जोरों की भूख लग रही है। पंखुड़ी के इतना कहते ही पकवानों से भरी थाली और एक बड़ा सा केक उसके सामने प्रकट हो गया। ये देखकर पंखुड़ी हैरान होते हुए बोली, अरे ये तो सच में जादू है। तभी उस लहंगे में से आवाज आई, पंखुड़ी ये सब मेरा कमाल है, चलो आप जल्दी से खाना खा लो। पंखुड़ी बहुत भूखी थी, इसीलिए जल्दी जल्दी वो खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद पंखुड़ी कुछ सोचने लगी, पेट तो भर गया, लेकिन मेरे पास ना रहने की जगह है और ना पैसे कि मैं कोई घर खरीद सकूं। पंखुड़ी सोच ही रही थी, तभी उसके सामने एक सुंदर सा घर प्रकट हो गया और पैसों की बारिश होने लगी। ये देख पंखुड़ी हक्की बक्की रह गई और मन ही मन परी का धन्यवाद करते हुए बोली, ये सब उस परी जी का आशीर्वाद है। लगता है वो परी लोग की जादुई परी होंगी जो मुझे जादुई उपहार देकर गई है। जादुई लहंगा पाकर पंखुड़ी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। धीरे धीरे पंखुड़ी अमीर हो गई। साथ ही जादुई लहंगे से ढेर सारे पैसे मांगकर वो गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगी। अब बस्ती में रहने वाले लोग पंखुड़ी की तारीफ करते नहीं थकते। जब ये बात सारिका को पता चली तो वो ईर्ष्या से जलते हुए बोली, मुझे पता लगाना होगा कि ये फटीचर इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई।
ऐसा सोचकर सारिका पंखुड़ी के घर का पता लगाते हुए उसके घर जा पहुँची और रोते हुए बोली, अरे पंखुड़ी बिटिया, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ बिटिया, मेरी मदद कर दे बिटिया। ये कहते हुए सारिका रोने का ढोंग करने लगी। तभी पंखुड़ी सारिका को चुप कराते हुए और पानी देते हुए बोली, आंटी जी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ, बताइए ना मुझे। क्या बताऊं बिटिया, मेरे पति बहुत सीरियस है, अस्पताल में एडमिट है, उनके ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है। अगर तुम मेरी मदद कर देती तो बहुत बड़ा एहसान हो जाता। ये कहते हुए सारिका जोर जोर से रोने लगी। बेचारी भोली भाली पंखुड़ी सारिका की बातों में आ गई और बोली, आंटी जी, आप रोइए मत, मैं अभी आपको पैसे दे देती हूँ। इतना बोलकर पंखुड़ी ने जादुई बर्थडे लहंगा पहनकर ढेर सारे पैसे मांगे और देखते ही देखते नोटों से भरा बैग वहाँ पर प्रकट हो गया। ये सब देखकर सारिका सब कुछ समझ गई और सारिका उस लहंगे को चुराने की योजना बनाने लगी और रात होने का इंतजार करने लगी। रात होते ही वो पंखुड़ी के घर जाकर जादुई लहंगा चुराकर अपने घर ले आई और खुश होते हुए बोली, अब तो मैं इस जादुई लहंगे को पहनकर माला माल हो जाऊंगी। चलो जल्दी से मैं ये लहंगा पहन लेती हूँ। ये कहते हुए सारिका ने खुशी खुशी जादुई लहंगा पहन लिया और बोली, पहले मैं जादुई लहंगे से कहकर उस भिखारन पंखुड़ी से सब कुछ छीन लेती हूँ। सारिका इतना बोल ही रही थी कि तभी उसके शरीर में जलन होने लगी। अरे ये मेरे शरीर में क्या हो रहा है? मेरा शरीर जल क्यों रहा है? अब मैं क्या करूँ? कोई बचाओ मुझे। अरे मैं एक काम करती हूँ, मैं फटाफट से ये लहंगा उतार देती हूँ। इतना कहकर सारिका ने जादुई बर्थडे लहंगा उतारने की बहुत कोशिश की, पर लहंगा है कि उतरता ही नहीं। ऊपर वाले, ये लहंगा उतर क्यों नहीं रहा? अरे अब मैं क्या करूं? अब पंखुड़ी ही मेरी मदद कर सकती है। ये कहते हुए सारिका भागते हुए पंखुड़ी के घर जा पहुंची। तब पंखुड़ी गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन सारिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर पंखुड़ी जाग गई। पंखुड़ी बिटिया, मेरी मदद करो, नहीं तो ये लहंगा मेरी जान ले लेगा। अरे मेरे पूरे शरीर में जलन हो रही है। सारिका की ऐसी हालत देखकर पंखुड़ी को समझते देर नहीं लगी। फिर वो जादुई बर्थडे लहंगा से बोली, जादुई बर्थडे लहंगा, प्लीज सारिका आंटी को माफ कर दो, इन्हें छोड़ दो। इनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। पंखुड़ी के इतना कहते ही जादुई बर्थडे लहंगा ने सारिका को माफ कर दिया। उसके बाद सारिका ने पंखुड़ी से माफी मांगी और पंखुड़ी ने सारिका को माफ कर दिया। फिर सारिका ने खुशी खुशी जादुई बर्थडे लहंगा पंखुड़ी को वापस लौटा दिया। वहीं पंखुड़ी जादुई बर्थडे लहंगा से दूसरों की मदद करते हुए हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी। मेरी प्यारी बहना, ये शादी का जोड़ा मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। 10 लाख का जोड़ा है ये। अमित की बहन सुमन ने उस शादी के जोड़े में आग लगा दी और कुछ ही देर में वो जलकर राख हो गया। अमित ये देखकर हैरान हो गया। सुमन, ये क्या पागलपन लगा रखा है तुमने? भैया, मेरा शादी का लहंगा भाभी सिलेंगी और कोई नहीं। तुम तो जानती हो कि तुम्हारी भाभी भी घर छोड़कर चली गई हैं। वो कहाँ है हमें कुछ नहीं पता। वो नहीं होगी तो क्या तुम शादी नहीं करोगी? आपने बिल्कुल सही समझा। और भाभी इस घर से चली गई, इसमें मेरी गलती है क्या? इसमें भी तो आपकी और माँ की ही गलती है। मेरी शादी कैंसिल कर दीजिए।
सुमन आखिर ऐसी जिद क्यों कर रही थी और उसकी भाभी आखिर कहाँ गायब हो गई? ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। अमित का परिवार बहुत ही पुराने ख्यालात का था। अमित एक लड़की मनीषा से प्यार करने लगा था। तुम मुझे फाइनली सच सच बता दो कि तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या सिर्फ टाइम पास कर रहे हो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो मनीषा? मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मेरा परिवार पुराने ख्यालों का है। जब देखो तुम यही कहते रहते हो। आखिर कितने पुराने ख्यालों का है तुम्हारा परिवार? अभी भी जंगलों में रहता है क्या पत्ते लपेटकर, या अभी भी पत्थर घिसकर आग पैदा करते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं? अभी भी तुम लोग जंगलों में होला लाला करते रहते हो क्या? अरे नहीं, इतना भी पुराना नहीं है मेरा परिवार। ठीक है, मैं अपने तरीके से अपने परिवार वालों से बात कर लूँगा और जल्दी तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर आऊँगा। अब अमित ने किसी तरह अपने परिवार को समझाया बुझाया और उसकी शादी मनीषा के साथ हो गई। बहू, आज तुम्हारी इस घर में पहली रसोई है। तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? बिल्कुल सासू माँ, मुझे खाना बनाना भी आता है, मुझे बाल काटने भी आते हैं, मुझे ड्रेस डिजाइनिंग भी आती है, मुझे कार चलानी आती है, मुझे ट्रक भी चलाना आता है। बस हवाई जहाज चलाना नहीं सीख पाई। अरे नहीं बहू, इतना कुछ नहीं चाहिए। हम औरतों का काम सिर्फ घर में खाना बनाना ही होता है, इतना ही बहुत है। मनीषा ने एक अच्छी बहू की तरह किचन में जाकर खाना बनाया। जब सभी लोग खाना खाने बैठे, भाभी इतना स्वादिष्ट खाना तो मैं और माँ भी नहीं बना पाते। सुमन, मेरी तुलना किसी भी माँ से तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि माँ अगर किसी खराब खाने को भी हाथ लगा दे तो वो खाना भी प्रसाद बन जाएगा। क्या बात है बहू, तू तो हमसे भी ज्यादा संस्कारी है। तो इस तरह मनीषा ने पहले ही दिन उस घर में सभी का दिल जीत लिया था। एक दिन जब अमित काम पर गया हुआ था, तब मनीषा के पास उसकी नंद सुमन आई। भाभी, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? सुमन, क्या तुम अपने भैया और माँ से भी बात करने से पहले सवाल पूछती हो? नहीं तो फिर मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? क्या मैं कोई अनजान हूँ? जैसे तुम्हारी माँ है, जैसे तुम्हारे भैया हैं, वैसे ही मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरी नंद कम मेरी फ्रेंड ज्यादा हो। बताओ क्या बात है? भाभी, 2 दिन बाद मेरे कॉलेज में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। मैं अपने कॉलेज की तरफ से बिना अपनी माँ को बताए पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। आपने उस दिन कहा था ना कि आपको ड्रेस डिजाइनिंग आती है, तो क्या आप मेरे लिए खूबसूरत सी ड्रेस रेडी कर सकती हो ताकि मैं वो अवार्ड जीत सकूं? सुमन, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि उस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पूरा कॉलेज तुम्हारी तारीफ करेगा। मैं तुम्हारे कमरे में चलकर तुम्हारा नाप ले लेती हूँ और वहीं पर सिलाई करना शुरू कर देती हूँ। मनीषा सुमन के कमरे में गई और उसकी नाप ले ली। उसके बाद उसने अपने लैपटॉप पर एक बहुत ही सबसे अलग और खूबसूरत इंडियन ड्रेस डिजाइन की। 2 दिन में मनीषा ने एक बहुत ही खूबसूरत फैंसी ड्रेस सुमन के लिए तैयार कर दिया, जिसे देखकर सुमन हैरान रह गई। क्या बात है भाभी, ऐसी ड्रेस तो मनीष मल्होत्रा भी डिजाइन नहीं कर सकता। ये तो इंडियन भी है और वेस्टर्न भी। कमाल कर दिया भाभी आपने। थैंक यू सो मच भाभी। अभी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। कल तुम्हारे कॉलेज में कंपटीशन है। जब वो कंपटीशन तुम जीत जाना, तब मुझे थैंक यू बोलना। भाभी, मुझे आपके डिजाइन पर पूरा भरोसा है कि मैं हारूंगी ही नहीं। अगले दिन सुमन के कॉलेज में फैंसी ड्रेस कंपटीशन शुरू हुआ। सुमन ने इस बारे में ना ही अपनी माँ को बताया था और ना ही अपने भैया को, क्योंकि वो लोग इन सब के खिलाफ थे। सभी स्टूडेंट ने अपनी अपनी ड्रेस पहनकर कैट वॉक शुरू की। लोगों ने खूब तालियां बजाई। सुमन ये सब देख रही थी।
अभी तो सब लोग अपनी अपनी कुर्सी पर बैठकर लोगों के लिए तालियां बजा रहे हैं। जब मैं अपनी ड्रेस पहनकर कैट वॉक करूँगी ना, तब ये सब खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजाएंगे। थोड़ी ही देर बाद एंकर ने सुमन का नाम अनाउंस किया। सुमन ने जैसे ही मनीषा द्वारा बनाई गई वो ड्रेस पहनकर कैट वॉक शुरू की। वहाँ पर मौजूद सभी टीचर्स, सभी बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक, सभी मीडिया वाले और सभी कॉलेज के स्टूडेंट खड़े होकर तालियां बजाने लगे। कैट वॉक खत्म होने के बाद अरे बैठ जाइए आप लोग, प्लीज तालियां बजाना बंद कीजिए और मुझे बोलने दीजिए। उसके बाद आप तालियां बजा लेना। आप सभी लोगों के रिस्पांस को और सुमन की ड्रेस को देखते हुए इन सभी कंपनीज के ओनर ने ये डिसाइड किया है कि आज का फैंसी ड्रेस कंपटीशन सुमन जीती है। मिस्टर ओबरॉय, आप कुछ कहना चाहेंगे सुमन की ड्रेस के बारे में? मिस सुमन, ऐसी ड्रेस की तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तुमने आज हमें और हमारी इंडस्ट्री को सबसे अलग डिजाइन दिया है। कॉलेज में सुमन को बहुत सारे गिफ्ट मिले। मीडिया ने बहुत सारी फोटोग्राफ खींची और उसका इंटरव्यू तक लिया गया। कंपनी की तरफ से उसे 2 लाख का चेक भी मिला। सुमन खुशी खुशी घर आ गई। भाभी, थैंक यू सो मच। आज जो मुझे मिला है वो मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। सारे टीचर, सारे स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि जो लोग मुझसे चिढ़ते थे वो लोग भी खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। क्या बात है सुमन, कॉन्ग्रेचुलेशन। भाभी, अगर आप ना होती तो ये सब बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। मैंने इंटरव्यू में साफ तौर पर सबको बता दिया है कि ये ड्रेस मेरी भाभी यानी आपने डिजाइन किया है। सब लोग आपकी डिजाइनिंग की बहुत तारीफ कर रहे थे। इतने में वहाँ पर मनीषा की सास और उसका पति भी आ गया। दोनों बहुत गुस्से में थे। सुमन, ये सब टीवी में क्या दिखा रहे हैं? तुमने बिना हमसे पूछे कॉलेज में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। तुमने हमारे खानदान की नाक कटा दी और बहू, तुमने बिना हमसे पूछे इसके लिए ड्रेस डिजाइन कर दी। सासू माँ, सुमन ने इसमें क्या गलत कर दिया? मुझे बताया गया था कि आप लोग पुराने ख्यालात के हैं, इसलिए मैंने अपने फैशन डिजाइनिंग के सपने को मारकर अमित से शादी की, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। पर सुमन को तो ये सब करने दीजिए, वो कौन सा गलत काम कर रही है। सुमन की जल्द से जल्द शादी करनी पड़ेगी, वरना ये हमारे खानदान की नाक कटा देगी। मनीषा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारे परिवार की नाक आज तुम्हारी वजह से कटी है। उस वक्त मनीषा तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसे बहुत बुरा लगा। रात में उसने अपना बैग पैक किया और घर छोड़कर चली गई। अगले दिन अमित ने उसे खूब ढूंढने की कोशिश की, पर ना ही उसका नंबर मिला और ना ही वो कहीं मिली। कुछ दिन बाद उसे सब भूल गए और सुमन की शादी तय कर दी गई। अब कहानी एक बार फिर से वर्तमान में आ गई। माँ, सुमन को समझाना तो मुश्किल हो गया है। इसकी जिद की वजह से तो शादी ही नहीं हो पाएगी। 2 दिन बाद इसकी शादी है और ये जिद करके बैठी है कि भाभी ही इसका शादी का लहंगा सिलेंगी। बेटा, कभी कभी जो पुरानी परंपराएं होती हैं, वो समय के हिसाब से बनाई जाती हैं, लेकिन अब समय बदल गया है। सुमन ने छोटे छोटे कपड़े पहनकर तो रैंप वॉक नहीं किया था ना, और उसका पूरे शहर में नाम भी हो गया था, वो भी सिर्फ मनीषा की वजह से। हमने उसे बहुत बुरा भला कहा, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। सही कह रही हो माँ, मनीषा को भी ये सब करने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे प्यार की वजह से उसने अपने सारे सपने मार दिए। अब हम नहीं चाहते कि हमारी बहन के भी सपने अधूरे रह जाए। मैं किसी भी कीमत पर मनीषा को ढूंढ कर ही रहूँगा। मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ और न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल दे देता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि वो जरूर सुमन की बात मानकर आ जाएगी। अमित ने अपने मोबाइल से एक वीडियो
वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने सबसे पहले तो मनीषा से माफी मांगी। उसके बाद देखो मनीषा, तुम्हारी नंद सुमन शादी तभी करेगी जब उसकी शादी का लहंगा तुम डिजाइन करोगी। क्या तुम अपने परिवार को इस मुसीबत में छोड़कर जा सकती हो? प्लीज जहाँ भी हो घर वापस आ जाओ। ये वीडियो अमित ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। थोड़ी देर में मनीषा ने वो वीडियो देख लिया। मनीषा इतनी पत्थर दिल तो थी नहीं, इसलिए वो उसी दिन अपने ससुराल वापस आ गई। एक बार फिर से सभी लोग उससे माफी मांगने लगे। बहू, तूने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारे परिवार की नाक कटे। हमें माफ कर दे और जल्दी से हम सबके लिए ड्रेस डिजाइन कर। और हाँ, तेरे जो भी सपने थे ना, तो वो पूरे कर ले। मनीषा ने सुमन की शादी का लहंगा सिला, तब सुमन की शादी हो पाई। मनीषा ने उसके बाद एक बहुत बड़ा बुटीक खोल लिया और एक फैशन डिजाइनर बन गई। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।